ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक बानिया और आज के दिन जो है वो हम ये एक खतरनाक किस्म का जो आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, चार्ट या टेबल या जो भी इसको आप बोलते, टेबल तो नहीं चार्ट है, उसको हम करेंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको देख के अभी तो ये बहुत ही अजीब सा, गंदा सा, मैला सा लग रहा होगा और आपको बड़ी कंफ्यूजन भी हो रही होगी उसके अंदर कि ये क्या है। बट आई प्रॉमिस दैट वंस वी फिनिश ऑफ विद दिस क्लास आपको ये चार्ट या टेबल, बिल्कुल टेबल नहीं सॉरी चार्ट, अगेन चार्ट, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस डायग्राम दिस चार्ट, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस डायग्राम को या चार्ट को प्रॉपरली और क्लियरली समझना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप इस डायग्राम को किसी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझें। तो अगर आप इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपके लिए इसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज जो है वो हम इस डायग्राम को समझने के लिए एक कंपनी है इम्तियाज, उसकी एग्जाम्पल लेंगे। तो आज हमारे पास एक कंपनी है इम्तियाज, हम उस इम्तियाज कंपनी की एग्जाम्पल लेंगे और इस कंपनी इम्तियाज की जो एग्जाम्पल लेंगे उसके अंदर हम एक प्रोडक्ट की बात करेंगे। वो प्रोडक्ट है पेप्सी। अब ये डायग्राम क्या है, ये किस तरीके से चलता है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, कभी आपने नोटिस किया है, लेट्स सपोज आज आपकी अम्मी आपसे बोलती है बेटा लेट्स सपोज दवाई ले आओ, और आप क्या करते हो, आपकी प्रायोरिटी होती है कि अगर मैं जी अम्मी ने दवाई मंगवाई है तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि मैं घर के आसपास कोई लोकल मेडिकल स्टोर है वहां जाऊं और दवाई लेकर आ जाऊं। तो आप क्या करोगे, आप अपने घर के पास कोई लोकल दवाई के स्टोर, मेडिकल स्टोर पर जाओगे और वहां पर उसको जाके बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल पैनाडॉल दे दो। आप उसके पास गए, आपने उससे पैनाडॉल मांगी, दुकान वाला बोलेगा ठीक है सर अभी देता हूँ। वो जाएगा, देखेगा अपने आगे पीछे तो और वो बोलेगा सॉरी सर पैनाडॉल खत्म हो गई है। जैसे ही वो आपको बताएगा कि सर पैराडॉल खत्म हो गई है, उसके पास एक छोटी सी डायरी होगी या कॉपी होगी या रजिस्टर होगा, उस पर वो फौरन से लिखेगा कि पैराडॉल खत्म हो गई है, पैराडॉल खत्म हो गई है। ये जितने भी छोटे दुकान वाले होते हैं, छोटे वेंडर्स होते हैं, इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। इनकी छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको अपनी इन्वेंट्री के बारे में फुल नॉलेज नहीं होती। इनको अपनी इन्वेंट्री के बारे में फुल नॉलेज नहीं होती। इनको नहीं पता होता कि इनके पास एग्जैक्टली कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। इनको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कितनी इन्वेंट्री किस कॉस्ट पड़ रही है। इनको नहीं पता होता एग्जैक्टली किस कौन सी इन्वेंट्री कब एक्सपायर हो रही है। तो आप हमेशा नोटिस करो, जब आप किसी रेगुलर मेडिकल स्टोर से जब मेडिसिन परचेज करते हो तो हमेशा आप देखना, आपको वहां पर उसकी प्राइस भी मैन्युअली देखनी पड़ती है, दुकान वाला खुद भी मैन्युअली प्राइस देख रहा होता है, और साथ ही साथ एक्सपायरी डेट भी देखनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा सब कुछ इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले का काम कम है, उसके पास लिमिटेड पैसे हैं, उसके पास लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो उसने सारी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाया, सारा काम मैन्युअल हो रहा है। लेकिन नुकसान ये है कि उस ना उसको अपनी इन्वेंट्री की प्राइस पता है, ना उसको ये पता है कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, ना उसको ये पता है कि इन्वेंट्री कब खत्म हो गई। आप एज अ कस्टमर गए, आपने इन्वेंट्री मांगी, उसने इन्वेंट्री ढूंढी, तब जाके उसको पता लगा कि इन्वेंट्री खत्म हो गई है। अगर आप अगले 6 महीने तक उससे वो पैनाडॉल ना मांगते, लेट्स अज्यूम कि उस मेडिकल स्टोर वाले के पास अगले 6 महीने तक पैनाडॉल का कस्टमर ना आता फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अगले 6 महीने तक ये पता ही नहीं होता कि उसके पास पैनाडॉल खत्म हो गई है। ये तो था एक छोटा रिटेलर। नाउ डू यू थिंक लार्ज रिटेलर्स लाइक इम्तियाज, नाहीद, चेज, और अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो वॉलमार्ट, कैन दीज लार्ज रिटेलर्स अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस? मतलब आज अगर मुझे इम्तियाज जाना है ना तो मुझे नियत करनी पड़ती है, पहले घर से गाड़ी निकालो, इम्तियाज जाओ या नाहिद जाओ, वहां पर अंदर एक तो उतना बड़ा स्टोर है, पता लगता है भाई थर्ड फ्लोर पे दवाई रखी हुई है, थर्ड फ्लोर तक जाओ, वहां से जाने के बाद जो है वो इतनी ख्वारी करने के बाद सामान खरीदो, उसके बाद कैश काउंटर पे आओ, लाइन में लगो, मतलब आधा पौने घंटे का प्रोसेस है ये। और जब मैं सामान खरीद के आऊं तो मेरी अम्मी ने फॉर एग्जाम्पल मुझसे 10 चीजें मंगवाई थी, घर जब मैं पहुंचा तो पता लगा मेरे पास 6 चीजें हैं, 4 चीजें मुझे मिली नहीं। अब 4 चीजों के लिए मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं रेगुलर दुकान वाले के पास जाता हूं और उसके पास सामान नहीं मिलता तो मैं नाराज नहीं होता। बट मैं अगर इम्तियाज के पास जा रहा हूँ, चेज के पास जा रहा हूँ, नाहिद के पास जा रहा हूँ, दीज लार्ज रिटेलर्स, आई एक्सपेक्ट देम टू हैव द इन्वेंट्री। मैं नाराज बाहर निकलना नहीं चाहता। कंपनी को पता है कि वो अपने कस्टमर को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते।
एट द सेम टाइम ये जो जितने भी बड़े बड़े लार्ज रिटेलर्स है, जो हम आज इम्तियाज की बात करें, तो लेट्स टॉक अबाउट इम्तियाज ओनली। इम्तियाज के पास वर्किंग कैपिटल है। लेट्स सपोज इम्तियाज के पास 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है। अब आपको क्या लगता है, उसके बाद 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल, तो उसको कोई एक चीज खरीदनी है? उसको इसी वर्किंग कैपिटल का, जो उसके बाद 10 करोड़ है, उसको इसमें से रेंट देना है, वेजेस देनी है, सैलरीज देना है, तो उसको इसी वर्किंग कैपिटल के अंदर से रॉ मटेरियल खरीदना है। और रॉ मटेरियल पे अब आप अंदाजा खुद लगाओ, इम्तियाज कितना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उसके पास कितनी इन्वेंट्री इसकी जो है वो वैरायटी होगी, है कि नहीं? आप इमेजिन करो, एक दिन इम्तियाज का बंदा ओनर के पास जाता है, सर मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। ओनर बोलते हैं हाँ बोलो। बोले सर हमारे पास 10 करोड़ पड़े थे अकाउंट में। ओनर बोलते हैं हाँ। कहता सर मैंने 10 करोड़ के 10 करोड़ की पेप्सी खरीद ली, डिस्काउंट मिला मुझे। क्या मिला मुझे? डिस्काउंट। ओनर बोलेगा तुम पागल हो। बोलेगा सर एक तो मैंने आपका फायदा किया, डिस्काउंट दिलवा दिया आपको, ऊपर से आप मुझे पागल बोल रहे हैं। वो बोलेगा भाई मुझे तो एक बात बता, 10 करोड़ पड़े थे, डिस्काउंट के चक्कर में तुमने सारी पेप्सी खरीद दी। अब मेरे पास जब कस्टमर आएगा तो वो क्या सिर्फ पेप्सी खरीदने आएगा? कोई टूथपेस्ट खरीदने आ रहा है, कोई साबुन खरीदने आ रहा है, कोई शैम्पू खरीदने आ रहा है। मुझे तो बहुत सारी चाहिए थी इन्वेंट्री अलग अलग किस्म की, तुमने तो सारा पैसा पेप्सी में लगा दिया। अब जब कस्टमर दूसरी चीजें खरीदना आएगा तो मैं क्या करूंगा? और क्या ये 10 करोड़ की मुझे सिर्फ इन्वेंट्री खरीदी थी? नहीं, मुझे तो अगले महीने रेंट देना था, सैलरी देनी थी, वेजेस देना था, रॉ मट और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने थे। तुमने तो सारे पेप्सो पैसों की पेप्सी खरीदी। ये तुमने ब्लंडर मारा है। अब ओनर कह रहा है कि तुमने ब्लंडर मारा है, एम्प्लॉय कह रहा है कि ओनर मुझे फजूल में डांट रहा है, मैंने तो ओनर का फायदा कराया है, इतना बड़ा डिस्काउंट दिलवाया है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई देखो, प्रॉब्लम ये है कि हर कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल लिमिटेड होता है। हर कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल क्या होता है? लिमिटेड होता है। कंपनीज क्या करती हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ये अपने पास पीछे सॉफ्टवेयर्स लगाती हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। ये अपने पास क्या लगाती हैं? इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स लगाती हैं। अब पीछे सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, वो जरा हम इस टेबल को देख के समझते हैं। सो लेट सपोज ये टेबल हमारे पास सामने जो गिवन है, ये इम्तियाज का है। और इम्तियाज ने इस टेबल के ऊपर हम कैलकुलेशन सीखेंगे पेप्सी की। तो सबसे पहली चीज जो आप देख रहे हो, यहां पर वर्ड नंबर लिखा हुआ है 60। नंबर क्या लिखा हुआ है? 60। और यहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो सबसे पहले आपको समझना है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब क्या है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब है दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री दैट विल बी हेल्ड बाय अ बिजनेस। यानी ये वो मैक्सिमम नंबर है इन्वेंट्री का जो एक बिजनेस होल्ड करेगा। सो अगर इम्तियाज ने अपने सॉफ्टवेयर पे पीछे 60 का डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब इम्तियाज के पास एट अ टाइम मैक्सिमम 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 60 पेप्सीज होती हैं। मैक्सिमम कितनी पेप्सीज होती हैं? 60 पेप्सीज होती हैं। इससे ज्यादा इम्तियाज अपने वेयरहाउस में रखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, सबसे पहले हर आइटम का एक कट ऑफ लगाते हैं। हर आइटम का क्या लगाते हैं? कट ऑफ। इसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि हम हर कैटेगरी की कितनी क्वांटिटी रखेंगे। सॉफ्टवेयर में वो इनपुट कर देते हैं, फीड कर देते हैं कि भाई अगर पेप्सी है तो हमारे पास मैक्सिमम 60 पेप्सीज होनी चाहिए वेयरहाउस में, 60 से ज्यादा पेप्सीज नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मैक्सिमम कट ऑफ है। ये हमारा मैक्सिमम कट ऑफ है। अच्छा जी, 60 पेप्सी से ज्यादा हम नहीं रखेंगे। अच्छा जी, अब तो हमारे पास सबसे पहली चीज, व्हाट इज मैक्सिमम इन्वेंट्री? मैक्सिमम इन्वेंट्री का मतलब ये वो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है जो कंपनी डिसाइड करती है कि हम इस कैटेगरी की इतनी क्वांटिटी मैक्स रखेंगे, इस कैटेगरी की इतनी क्वांटिटी हम मैक्स रखेंगे। अच्छा, अगर कभी आप नोटिस करो, वेन एवर वी गो टू इम्तियाज और चेज और नाहिद, आपने देखा होगा जब हम सामान खरीद के बाहर जा रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, जब कैश काउंटर पे खड़े होते हैं, तो उनके पास एक डिवाइस लगी होती है बारकोड की। वो हर आइटम को स्कैन कर रहा होता है। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछो कि वो जो स्कैन हो रहा है वो क्या कर रहा है, लोग बोलेंगे यार स्कैन करने वाला जो स्कैनर होता है उसका काम होता है प्राइस बताना। यस, आई एग्री, बट उसका काम एक और भी होता है। अब इम्तियाज के पास इतनी ह्यूज नंबर में इन्वेंट्रीज पड़ी है पीछे, इम्तियाज को तो पता ही नहीं है कि कौन सी चीज पड़ी है, कौन सी चीज नहीं पड़ी। पेप्सी पड़ी है तो कितनी पड़ी है, जूस पड़े हैं तो कितने पड़े हैं, टूथपेस्ट पड़े हैं तो कितने पड़े हैं, इम्तियाज को पता ही नहीं है।
तो इम्तियाज क्या करता है, जब वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ये इन्वेंट्री मैनेज भी करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आज मैं इम्तियाज गया, कैश काउंटर पे गया, मैंने एक पेप्सी खरीदी। जैसे ही मैं कैश काउंटर पे गया, उसने स्कैन किया, तो स्कैन जैसे ही करेगा वो बोलेगा पेप्सी 100 रुपए। मैं उसको 100 रुपए दूंगा, बंदा एंटर दबाएगा। जैसे ही एंटर दबाता है, तो आपने देखा वो कैश काउंटर पे टक करके जो है वो ड्रॉर खुल जाता है। वो जैसे ही ड्रॉर खुलता है, इसका मतलब आपके पास आपने पैसे दे दिए, कैशियर के पास पैसे आ गए। पीछे जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है -1। क्या रिकॉर्ड कर लेता है? -1। अब सॉफ्टवेयर को जब भी ओनर खोलेगा, तो सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपके पास मैक्सिमम 60 इन्वेंट्रीज थी, एक बंदा आया था उसने एक इन्वेंट्री खरीद ली, 59 बची। फिर कोई और आया, उसने एक और खरीदी। फिर कोई और आया, उसने 5 खरीदी, 6 खरीदी, 7 खरीदी, 8 खरीदी। थोड़ी 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 करके पेप्सीज बिकती गई। बिकते 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 20 पेप्सीज बच गई वेयर हाउस में। बिकते बिकते कितनी? 20 पेप्सीज बच गई वेयर हाउस के अंदर। अच्छा भाई, तो इसका मतलब 60 मैक्सिमम थी। सो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर 60 मैक्सिमम इन्वेंट्रीज ऑफ पेप्सी हो सकती थी। वेयर हाउस में 60 पड़ी थी, थोड़ी 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 करके बिकती रही, बिकती 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 40 बिक गई। सो इम्तियाज सो फार हैज सोल्ड 40 पेप्सीज एंड इट इज लेफ्ट विथ 20 पेप्सीज। अच्छा, अब अगर आप यहां देखो सॉरी, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रीऑर्डर। या वर्ड क्या लिखा हुआ है? रीऑर्डर। अब सवाल यह है कि भाई ये रीऑर्डर का मतलब क्या है? देखो, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जाके आप टेबल पर बैठते हैं, तो वेटर आपके पास आता है और वेटर आपसे क्या पूछता है? सर, वुड यू लाइक टू मेक एन ऑर्डर? क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? तो आप ऑर्डर करते हैं, है ना? जैसे ही आप ऑर्डर कर लेते, खाना आ जाता है, आप खाना खा रहे होते हैं, वेटर फिर से आता है। वेटर अब आके क्या बोलेगा? सर, आपको ऑर्डर करना है? नहीं। वेटर बोलेगा, सर, वुड यू लाइक टू री ऑर्डर? वुड यू लाइक टू रीऑर्डर? क्या आप वापस से कुछ ऑर्डर देना चाहेंगे? क्या आप कोई वापस से ऑर्डर रिपीट करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू रीऑर्डर? बात समझ आ रही है मेरी? रीऑर्डर का मतलब क्या आप वापस से ऑर्डर देना चाहेंगे? अच्छा, अब आप देखो, जैसे ही 20 इन्वेंट्रीज तक पहुंचे, जैसे ही 20 इन्वेंट्रीज तक पहुंचे, रीऑर्डर आ गया। रीऑर्डर का मतलब क्या है? रीऑर्डर का मतलब है दी क्वांटिटी दैट विल बी ऑर्डर्ड अगेन। मैं लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑर्डर्ड अगेन। अब मैं हर बार बच्चों से पूछता हूं कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए इम्तियाज वाले को, मैंने सॉफ्टवेयर के हिसाब से कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेगा? बच्चा कहता है, सर, इम्तियाज वाले को 40 यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए। मैं पूछता हूं क्यों? कहते सर, 40 इसलिए ऑर्डर करने चाहिए कि 60 मैक्सिमम इन्वेंट्री रखने का ऑर्डर है, 40 बिक गई है, 20 पड़ी है। जब 40 बेची है तो 40 ऑर्डर करो, है ना? 40 बेची है तो 40 ऑर्डर करो। एक छोटी सी गलती है यहां पर, आप जिस कॉन्सेप्ट को मिस आउट कर गए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। यहां पर जिस कॉन्सेप्ट को आप मिस आउट कर गए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। अब सवाल यह है भाई कि ये लीड टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? इम्तियाज ऑर्डर देने से पहले, यानी जब जैसे ही इम्तियाज का सॉफ्टवेयर में पहले रिकॉर्ड हुआ, 16 इन्वेंट्रीज पड़ी, बिकते 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 40 पेप्सीज बिक गई, 20 बची। अब जैसे ही 20 पेप्सीज बची है, अब रीऑर्डर देने का टाइम आ गया। रीऑर्डर देने से पहले क्या करेगा? रीऑर्डर देने से पहले इम्तियाज अपना लीड टाइम स्टडी करेगा। रीऑर्डर देने से पहले इम्तियाज क्या करेगा? अपना लीड टाइम स्टडी करेगा। लीड टाइम क्या है? लीड टाइम का मतलब है इट इज द टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड इट्स डिलीवरी। इट इज द टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड इट्स डिलीवरी। यानी ऑर्डर देने से लेके डिलीवरी तक के बीच में जो टोटल टाइम लगता है वो है लीड टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल, इम्तियाज ने पेप्सी वाले को फोन किया। इम्तियाज ने पेप्सी वाले को फोन किया और उसको पूछा, भाई तुम्हारा लीड टाइम क्या है? तो उसने बोला, सर, हमारा लीड टाइम इज LT इज 2 days। यानी आज अगर आप हमें मंडे को ऑर्डर देंगे
आज आप अगर हमें मंडे को ऑर्डर देंगे तो हम ट्यूसडे यानी 2 दिन के अंदर अंदर आपको माल डिलीवर कर देंगे, 2 डेज ओनली। माल आपके डोर स्टेप पर होगा विद इन 2 डेज। बोला यार ये तो अच्छी बात है। अब इम्तियाज इज स्मार्ट। इम्तियाज फौरन ऑर्डर नहीं देगा। इम्तियाज ने बोला अच्छा मैं ऑर्डर देता हूं तो 2 दिन में माल आता है। अच्छा, अब पर डे सेल्स निकालो। तो पता लगा इम्तियाज की जो पर डे सेल्स है वो है 5 यूनिट्स। यानी रोज के 5 यूनिट बिकते हैं। रोज के कितने बिकते हैं? 5 यूनिट। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब तक माल आएगा 2 दिन में, तो उसका मतलब अगर 2 दिन में माल आ रहा है तो 10 यूनिट और बिक चुके होंगे। 10 यूनिट और बिक चुके होंगे, इसका मतलब 40 पहले ही बिक गए। और जब मैं ऑर्डर दे रहा हूं और जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर देने से लेके ऑर्डर आने तक 2 दिन लगते हैं, 2 दिन में 10 यूनिट और बिके होंगे। यानी जब नया माल मेरे पास आएगा तो मेरे पास 10 यूनिट बचे होंगे सिर्फ। तो इसका मतलब मुझे जो नया ऑर्डर देना चाहिए, माय न्यू ऑर्डर शुड बी 50 यूनिट्स। जैसे ही नया ऑर्डर आया, टक करके 10 पड़ा था, 50 और आया, टक करके मैं 60 पर आ गया। बात समझ आ रही है? फिर थोड़ा 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 करके बिकता रहा, बिकता रहा, बिकता रहा, बिकता रहा, बिकता रहा, 40 यूनिट्स और बिक गए। इम्तियाज ने पेप्सी वाले को पूछा हाँ भाई कितना ये लीड टाइम है? बोला सर 2 दिन का। इम्तियाज ने बोला अच्छा 2 दिन का। अपने मैनेजर को बुलाया, 2 दिन में कितना माल बिक जाएगा? बोला सर 5 यूनिट बिकते हैं पहले की तरह ही, रोज के 5 यूनिट बिकते हैं, तो अगले 2 दिन में 10 यूनिट बिक जाएंगे। तो उसने बोला अभी कितने पड़े हैं? बोला सर अभी हमारे पास पड़े हैं 20 यूनिट। अगले 2 दिन में कितने बिक जाएंगे? 10 यूनिट और बिक जाएंगे, इसका मतलब वहां पर 10 यूनिट बचेंगे। चलो भाई नया ऑर्डर दे दो 40 यूनिट्स का। तो अगले 2 दिन में टक 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 और बिका, कितना बचा? और 50 यूनिट्स का, सॉरी। अगले 2 दिन में कितना बिका और 10 यूनिट और बिक गया, टक करके नया माल आया, फिर 60 पर आ गए। ये है लीड टाइम। ये है लीड टाइम। अच्छा अब अगर आप नोटिस करो, 10 इन्वेंट्री तो पड़ी ही पड़ी है। ये क्या है? बफर इन्वेंट्री। ये क्या है? बफर इन्वेंट्री। बफर इन्वेंट्री क्या है? ये वो इन्वेंट्री है जो इम्तियाज या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है संभाल कर रखते हैं। नॉर्मल, अगर मैंने आपको शुरू में जो एग्जांपल दी, पैराडॉल वाले ने क्या किया, तो मेडिकल स्टोर वाले ने क्या किया, इन्वेंट्री जीरो हुई फिर नहीं मंगाई। इन्वेंट्री जीरो हुई फिर नहीं मंगाई। इम्तियाज वाले इन्वेंट्री जीरो होने का वेट नहीं करेगा। इम्तियाज वाला एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखेगा, 10 एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। अब आप देख सकते हो 60 मैक्सिमम इन्वेंट्री थी, बिकते 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 जैसे ही 20 तक पहुंचे, नया ऑर्डर दे दिया। लेकिन नया ऑर्डर भी इतना दिया कि अगले 2 दिन में कितना बिक जाएगा, उसे जीरो का वेट नहीं किया। ये जो 10 इन्वेंट्री बिजनेसमैन ने एक्स्ट्रा बचा कर रखी है, ये है बफर इन्वेंट्री। ये है बफर इन्वेंट्री। बफर इन्वेंट्री क्या है? ये वो इन्वेंट्री होती है जो एक बिजनेसमैन ने अनफोर्सीन सिनेरियो के लिए संभाल के रखी होती है। बफर इन्वेंट्री वो होती है जो एक बिजनेसमैन ने अनफोर्सीन सिनेरियो के लिए संभाल के रखी है। कल को भाई काना दज्जाल आ गया, है ना, काना दज्जाल आ गया, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, फैक्ट्री वाले माल प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे? हमें तो सप्लायर मिलेगी, सप्लायर हमें रॉ मटेरियल देगा ही नहीं, हम क्या करेंगे? चलो भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखो, अगर काना दज्जाल आ गया तो थोड़े दिन तो हमारा काम चल जाएगा। या इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई या आसिम मुनीर ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ भी है, मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ, कोई भी अनफोर्सीन सिनेरियो है, उसको टैकल करने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो बिजनेस ने रखी होती है वो बफर इन्वेंट्री होती है। कि कल को अगर सप्लायर ने बोला था 2 दिन का लीड टाइम है, 2 दिन तक दे देंगे, अगर 2 दिन तक ना दे सका तो 4 दिन ले गए, तो हमारे पास 2 दिन की और एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होनी चाहिए। ये है बफर इन्वेंट्री जो बिजनेसमैन ने एक्स्ट्रा संभाल के रखी है। अच्छा बच्चा एक सवाल पूछता है, सर ये जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री संभाल के रखी पड़े पड़े सड़ नहीं जाएगी? अबे पागल आदमी कैसी बातें कर रहे हो? 10 इन्वेंट्री, 10 पेप्सीज इम्तियाज ने संभाल के रखी थी कि ये बेचेंगे नहीं। जैसे ही नया माल आया 50 यूनिट्स का, तो इम्तियाज वाला क्या करेगा, जो पुरानी बफर इन्वेंट्री थी उसको निकालेगा, बेच देगा, और नए माल में से 10 इन्वेंट्री बफर स्टॉक रखेगा। अगली बार जैसी नया माल आएगा, पुरानी बफर इन्वेंट्री निकालेगा, बेच देगा, और जो नया माल आया उसमें से बफर इन्वेंट्री रख लेगा। ये है हमारे पास पूरा एक डायग्राम जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस
अपनी इन्वेंट्री मैनेज को संभालने के लिए या मैनेज करने के लिए रखते हैं। और ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस तरीके से जो है वो अपनी पीछे कैलकुलेशन के ऊपर चल रहे होते हैं, इस टेबल के हिसाब से इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए। अच्छा, ओके जी, मूविंग ऑन। जो अब हम चीज देखने जा रहे हैं, चीज क्या, क्वेश्चन ही देख रहे हैं कि क्या एक बिजनेस के पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि क्या किसी एक बिजनेस के पास ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी कैलकुलेशन या ऐसे लोग होने चाहिए जो उसको अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट दे, जो उसको क्या दें, अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अच्छा, अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब, अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब इस तरीके से इन्वेंट्रीज को मैनेज करना कि इन्वेंट्रीज एक्सेस भी ना हो जाए, मतलब ऐसा भी ना हो कि इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा पड़ी हो, और ऐसा भी ना हो कि इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाए। जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्रीज होने से भी बचाना, इन्वेंट्रीज को इस तरह से मैनेज करना कि जरूरत से ज्यादा भी इन्वेंट्रीज ना पड़ी हो और इन्वेंट्री शॉर्ट भी ना हो जाए। इन्वेंट्रीज को इस तरीके से मैनेज करना कि वो डैमेज भी ना हो जाए या पड़े पड़े एक्सपायर भी ना हो जाए। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी बिजनेस के लिए कि इन्वेंट्रीज को इस तरीके से मैनेज करना, इन्वेंट्रीज को इस तरीके से मैनेज करना कि जरूरत से ज्यादा भी इन्वेंट्रीज ना हो और इन्वेंट्री शॉर्ट भी ना हो, पड़े पड़े डैमेज भी ना हो जाए, पड़े पड़े एक्सपायर भी ना हो जाए। ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अगर किसी बिजनेस के पास सवाल आए, आपके पास सवाल है कि क्या बिजनेस के पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए, हाँ या ना, तो आप बोलो कि डेफिनेटली भाई बिल्कुल होनी चाहिए हर बिजनेस के पास इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्योंकि अगर एक बिजनेस के पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो उसको कुछ फायदे मिलेंगे, ठीक है। या अगर उसके पास इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहले ये कि अगर उसके पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है ना, तो क्यों है। तो सबसे पहले इसलिए कि अगर उसके पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो वो किसी भी किस्म की अनफॉरसीन इन्वेंट्री डिमांड को मैनेज कर सकता है। वो किसी भी अनफॉरसीन इन्वेंट्री डिमांड को मैनेज कर सकता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए, हाँ या ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अगर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो अगर बिजनेस के पास किसी भी किस्म की कोई अनफॉरसीन डिमांड आ गई इन्वेंट्री से रिलेटेड तो वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकेगा। अच्छा भाई, दूसरा, क्यों होना चाहिए किसी भी बिजनेस के पास इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसीलिए होना चाहिए ताकि अगर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा तो बिजनेस को पता होगा इन्वेंट्रीज कितनी पड़ी है, कहां पड़ी है और कब एक्सपायर हो रही है। अगर ये ना पता हो तो बड़े बड़े इन्वेंट्रीज एक्सपायर हो जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा। तो इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसलिए चाहिए ताकि आप अपनी इन्वेंट्रीज को ऑब्सोलीट होने से, एक्सपायर होने से, आउट ऑफ डेट होने से बचा सको, ठीक है ना। तो ये अब आप इसको बेनिफिट में लिखो, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो आप बोलोगे इफ अ कंपनी हैज इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इट कैन सेव इट्स इन्वेंट्रीज फ्रॉम गेटिंग एक्सपायर्ड और डैमेज। या फिर एग्जामिनर पूछेगा रीजन, कि भाई क्या रीजन है, क्यों होना चाहिए इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप बोलोगे इसलिए होना चाहिए ताकि बिजनेस को पता हो कि उसकी इन्वेंट्रीज कब एक्सपायर होने वाली है, ताकि कब ऑब्सोलीट होने वाली है, ताकि वो उसको वेस्ट होने से बचा सके। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो तो अगला क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री वेस्टेज माइट अकर ड्यू टू मिस हैंडलिंग और इनकरेक्ट स्टोरेज कंडीशंस। अगर आपके पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं है, या आपके पास क्यों एक अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, या क्या एडवांटेज है, तो उसकी वजह है कि अगर आपके पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो आपके पास स्टोरेज कंडीशंस भी सही नहीं होंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि इन्वेंट्री को किस तरीके से स्टोर करना है, आपको पता ही नहीं होगा कि इन्वेंट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, हर चीज हर तरीके से स्टोर नहीं हो सकती। हमारे यहां तो पाकिस्तान में हर चीज रोड पे बिक रही है, दुकानों में रखी हुई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि इफ यू आर सेलिंग मेडिसिन द शॉप शुड बी एयर कंडीशन, द शॉप शुड बी फोर साइडेड क्लोज्ड शॉप। ये जिस तरह हमारी खुलेआम जो खुली रोडों के पास दुकानों पे जो मिल रही होती मेडिसिन, अलाउड नहीं है।
आप जब भी मेडिसिन उठाओगे, हर मेडिसिन के पीछे लिखा होता है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस बिलो 30 डिग्रीज। भाई जो रोड पे दुकान है गर्मियों में तो उसका 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा होता है, दवाई पे लिखा हुआ है इसको 30 डिग्री से कम पे रखो। समझ आ रही मेरी? तो आपके पास जब इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो आपको पता होगा कि भाई किस तरीके से कौन सी इन्वेंट्री को कहां रखना है, आप तरीके से संभाल के इन्वेंट्री रखोगे, वेस्ट होने से बच जाएगी इन्वेंट्री, डैमेज नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा इन्वेंट्री कितनी रखनी है, आपने जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रख ली। आपको 10 इन्वेंट्री चाहिए थी, आपने 50 रखी हुई, आपको पता ही नहीं है। सप्लायर आया, सर और माल चाहिए अपना, हाँ और ले आओ, 50 और ले आओ। रिक्वायरमेंट कितनी? 10 की, आपने रखी 50। सप्लायर आया, आपने और चाहिए, आपने और लेके रख ली। अब रिक्वायरमेंट 10 की, आपके पास इन्वेंट्री 100 पड़ी, आपको पता ही नहीं कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कितना माल पड़ा आपके पास। अगर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो आपको कभी नहीं पता होगा कि कितना माल पड़ा हुआ है। आप जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री लेकर रख लोगे, जिसकी वजह से आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपकी इन्वेंट्री शॉर्ट हो सकती है। आपकी इन्वेंट्री शॉर्ट हो सकती है, शॉर्ट होगी तो आपकी प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, कस्टमर को लेट डिलीवरीज दोगे आप, कस्टमर को आप लेट डिलीवरीज दोगे, ठीक है ना। आपको जल्दी जल्दी सप्लायर को बोलना होगा जल्दी माल दो, सप्लायर से जल्दी माल मंगवाने के चक्कर में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इन सिंपल वर्ड्स, आपकी जो मैनेजमेंट है ऑफ सप्लाई एंड परचेसिंग फंक्शन वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको पता नहीं माल शॉर्ट हो गया, अब वर्कर चला रहे माल लाके दो, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर चला रहा है मुझे टाइम पे डिलीवरी दो, सब कुछ केओस हो जाएगा। जैसे तैसे आप सप्लायर को फोन करोगे, भाई माल दो, जिस पैसे भी देना है दो, जितनी महंगी ट्रांसपोर्टेशन है बस माल पहुंचाओ, सारी आपकी जो मैनेजमेंट फंक्शन है सप्लाई चेन का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर की डिलीवरी तक ये पूरा जो प्रोसेस है, ये सप्लाई चेन है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या रीजंस है कि एक कंपनी के पास इफेक्टिव स्टाइल सप्लाई इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तो ये रहे रीजंस, ठीक है। अब आप इसकी थोड़ी सी वर्डिंग्स को चेंज करोगे तो आप इनको एडवांटेज में भी बना सकते हो। या ये भी हो सकता है कि भाई अगर एग्जामिनर ने बोला कि अगर एक कंपनी के पास इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स, उसको कौन कौन से ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ेंगे, तो आप इन्हीं को उल्टा कर दो कि वो अनफोर्सीन डिमांड का उसको पता नहीं होगा, उसकी प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा लेके रख लेगा तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी होगी तो पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फॉर। इनको उल्टा कर दो तो ये सारे ड्रॉबैक्स या प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। इनको एज इट इज देखो तो ये एडवांटेज भी है, रीजंस भी है फॉर हैविंग एन इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपकी स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो इस आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है जी।